इस वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, कैसा होता है एग्ज़ाम का पैटर्न, क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं मेंस के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ के मेंस एग्ज़ाम के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आप सब लोगों को तो वैसे तो पता ही होगा कि मैंने भी आरआरबी पीओ के मेंस के एग्ज़ाम को 2 बार लगातार क्रैक किया हुआ था। आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम भी मैंने क्रैक किया हुआ है। तो मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपको मैं यहाँ पे बताने में थोड़ी हेल्प कर पाऊँगा। वैसे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एग्ज़ाम में क्या करके आते हैं, लेकिन मैं उसके साथ थोड़ा जो एग्ज़ाम टाइम की बातें हैं वो शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आप अपने आप को प्रेशर से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, क्या आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, जब मैंने दिया था तब तो ये 250 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता था, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता था। तो सारे सेक्शंस वैसे ही डिवाइडेड थे आपके 50-50 नंबर में। लेकिन अब आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है, 2 घंटे का पेपर हो गया है। ओवरऑल आपका 2 घंटे का ये पेपर होगा और इसमें 200 क्वेश्चंस और 200 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखना होगा कि रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं और ये आपके मार्क्स हैं। ठीक है, तो 40 नंबर के आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और 50 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसी तरह न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेपर होगा, वो भी 40 क्वेश्चंस का होगा और 50 नंबर आपको दिलाएगा। और इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चंस करने पे 40 नंबर मिलने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस में भी 40 क्वेश्चन और 40 नंबर। और कंप्यूटर की अगर बात करूँ तो 40 क्वेश्चंस करने पे आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो ये अब बदला हुआ ये पैटर्न आपका चल रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सब फेमिलियर होंगे क्योंकि 2015 से ही ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। तो ये आपका पूरा पैटर्न होगा। तो अपने समय को और आपको किस सेक्शन को पहले करना है, इस बात को आपको पहले से सोच कर ही रखना होगा। अब देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, दोनों बार की अगर बात करूं, जब मैंने इसको क्लियर किया था तो दोनों बार मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, एकदम क्लियर कट रहती थी। मतलब पहले से ही दिमाग में पता है कि मुझे पहले जाके कौन सा सेक्शन करना है, फिर कौन सा करना है, उसके बाद कौन सा करना है और किस में कितना समय देना है। तो अगर आपको पहले से पता है तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है एग्ज़ाम टाइम में, प्रेशर आपका कम होता है। वरना क्या होता है कि आप एग्ज़ाम टाइम में पहुँच कर जब डिसाइड करते हैं अच्छा ये पहले कर लूँ या ये कर लूँ, फिर आप अगर रीजनिंग करते रहेंगे तो आपके दिमाग में चलता रहेगा कि अभी मैथ करना है, मैथ करते रहेंगे तो चलता रहेगा इंग्लिश करना है। तो आप क्या होगा कि हर एक सेक्शन में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए पहले से सोच के रखिए कि कितने समय में क्या क्या आपको कर लेना है, उसके बाद आप करने जाइए। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि सबसे पहली यहाँ पे बात होती है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करना चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या आता है, मतलब सबसे अच्छे तरीके से क्या आपका तैयार है, कौन सा सेक्शन आपका तैयार है, कौन सा पेपर तैयार है, वहीं से स्टार्ट करिए। ठीक है, तो सबसे अच्छे तरीके से जो आपका तैयार हो या आपको लगता है कि जो सबसे आसान है, मतलब उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, उसमें बस आपको क्वेश्चन को देखना है, आंसर करना है, वहाँ से आप स्टार्ट करिए। तो देखिए, मेरे लिए एक तो मैं कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे लिए कंप्यूटर काफ़ी आसान होता है करना हर बार। तो मैं अपना स्टार्ट कंप्यूटर नॉलेज से ही करता था हमेशा से। 5 नंबर का 5वां जो ये आपका है, ये कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ से मैं अपना स्टार्ट करूँगा करना। ओके, तो पाँचवा जो सेक्शन आपका कंप्यूटर नॉलेज का है, यहाँ से करूँगा तो क्या होगा कि मेरे 40 क्वेश्चन हैं या 50 क्वेश्चन है। जब मैंने दिया 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चंस मेरे लगभग 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और 50 के 50 लगभग आपके पूरे सही ही होते हैं, क्योंकि इसमें या तो आपको चीज़ें आती हैं या तो आपको चीज़ें नहीं आती हैं। कुछ भी बीच में सोचने वाली बात नहीं है कि ऑप्शंस को देख करके आप कुछ तुक्का भिड़ा सकते हैं। आपको आता होगा तो केवल ऑप्शन देखना होगा कहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं आता होगा तो आप लेके बैठे भी रहेंगे तो आपको आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैथ और आपके रीजनिंग से थोड़ा सा अलग होता है ये सेक्शन, आपको पता है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। तो ये आपका जैसे यहाँ भी 40 क्वेश्चंस हैं, 20 नंबर के हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये 20 नंबर हैं। आपको इन 20 के 20 नंबर को पा लेना होगा, क्योंकि बहुत आसान आता है, बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है, आसानी से पा सकते हैं। इसके बाद मैं जंप करता था तुरंत जनरल अवेयरनेस पे, क्योंकि यहाँ भी सेम ही कहानी होती थी, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, बीच वाली कोई कंडीशन होती ही नहीं है। तो ये दोनों सेक्शन करने में मुझे लगभग आधे घंटे लग जाते थे। ठीक है, आधे घंटे या 35 मिनट, डिपेंड करता है
कितना तेज मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चंस को। तो 15 से 20 मिनट इसको करने में भी लगते थे, जनरल अवेयरनेस, और केवल टिक टिक करना ही होता था। और इसकी जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज की तैयारी अगर मैं आपको ऐसे जनरली बताऊं तो कभी भी आप इंस्टेंटली मत करिए। जैसे आपने प्री का एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद आप सोचेंगे जो आपके पास महीना का टाइम बचा हुआ है 15-20 दिन का, तो वहाँ पे आप सोचेंगे कि हम तैयारी कर लेंगे जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज की। तो ऐसे करेंगे तो अगर हो सकता है 1-2 लोगों का हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे तैयारी करेंगे तो ये आपका सही तरीका नहीं है करने का। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज दोनों की तैयारी आपकी पहले से ही होनी चाहिए। ओके, आपको पता है जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ का अगर आप पीछे का करंट अफेयर पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ग्रामीण बैंक के बारे में पढ़ लेंगे, और आपका जो स्टैटिक जीके का पार्ट है उसको आप तैयार रखिए, तो आपका लगभग पूरा एक कवर हो ही जाता है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको हैं तो ये करंट अफेयर वाला सेक्शन तो आपको महीने के महीने से तैयार करते ही रहना है। अब आप रोज़ नहीं पढ़ सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन तो पढ़ ही डालिए कि पूरे हफ्ते में क्या कुछ घटा, और उसको रिवाइज करते रहिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा बना रहे, दिमाग में चीज़ें रहें, क्या क्या पूछा जा रहा है, किससे क्या रिलेटेड है। और आखिरी का जो ये महीना बचता है प्री के बाद का 15-20 दिन का जो समय है, महीने का जैसा भी आपको लगता है, उसमें आप केवल रिवाइज करिए इन दोनों सेक्शन को। तो मेरे ख्याल से अगर आप ऐसा करते हैं तो ये जो 60 नंबर हैं आपके, ये जो 60 नंबर हैं, ये आप मेरे ख्याल से तो 95 to 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कोई डिफ़िकल्टी जैसी चीज़ नहीं होती है और एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, डे टू डे स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। अब जो लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूँगा, जनरल अवेयरनेस में 4 महीने का करंट अफेयर है, प्री क्लियर हो जाएगा तो मैं 1 हफ्ते बैठ के पूरा रट डालूंगा, तो ऐसा होगा ही नहीं। आप 1 हफ्ते बैठ के रटेंगे तो 100% आप रटेंगे तो उसमें से 50% ही आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आप रिपीट तो कर नहीं पाएंगे, बार बार रिपीट करनी होती हैं। तो आप डे टू डे उसको तैयार कर दें ताकि एकदम हैक्टिक शेड्यूल ना रहे आपका, और बाकी चीज़ों पे भी आप ध्यान दे पाएँ। आप जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर तैयार करने जाएंगे और ये दोनों सेक्शन आपके रीजनिंग है और न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके छूटते रहेंगे फिर, तो इस बात का ध्यान रखिए। ये 60 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं, बशर्ते कि आपने अच्छे से तैयारी इनकी कर रखी हो पहले से ही। और अगर नहीं कर रखी है तो आगे आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रख करके कम से कम इन दोनों सेक्शन की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर अब आपका पेपर है तो ये 2 घंटे का ही पेपर है, तो मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी 40 क्वेश्चंस हैं। देखिए नंबर आपके भले ही 60 हैं लेकिन यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप कोशिश करिए इनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन दोनों सेक्शन को ख़त्म कर दीजिए करके। इन दोनों सेक्शन को करने के बाद मैं सीधे जंप करता था न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर, क्योंकि ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था करने में भी, और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी बनी रहती जब आप एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में जाने के बाद क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे तब तो 50 क्वेश्चन थे, अब 40 क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि इनका सेक्शन कैसे डिवाइड होता था, क्या क्या आपके क्वेश्चन होते थे और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं कि बस उसमें तो कोई चांस है ही नहीं कि गलत हो जाए, सबसे पहले उन्हीं को करना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अलग अलग सेक्शंस को, क्या क्या क्वेश्चंस आपके अब पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम को देखते हुए और कैसे उनको आपको मैनेज करना है। सबसे पहले बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका 15 नंबर का आ सकता है, ध्यान रखिएगा 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सेंटेंस करेक्शन आपका 5 नंबर का आएगा, पैरा जंबल भी आपका 5 नंबर का आ सकता है। हालांकि यहाँ पे क्लर्क के प्री में एग्जाम में पूछा नहीं गया पैरा जंबल, तो कई सारे लोग ऐसे होंगे कि पैरा जंबल को इग्नोर करके जाएंगे, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बार बार कहा है कि IBPS ने किसी को बता के नहीं रखा है कहाँ पर क्या पूछा जाना है, कहाँ पर क्या नहीं, तो आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी बना के रखिए। क्लोज टेस्ट आपका क्या है 10 नंबर का आने वाला है और डबल फेलर्स भी 5 नंबर के होंगे। तो अगर देखा जाए तो यही एक सेट पैटर्न बैठता है, इसी में कुछ घटा बढ़ी कर सकते हैं। जैसे आपके मेंस में उन्होंने क्लोज टेस्ट नहीं दिया, तो क्लोज टेस्ट उन्होंने नहीं दिया तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ उन्होंने सिनोनिम्स और इंटोनिम्स 5 नंबर के और दे दिए, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन को बढ़ा देंगे या डबल फिलर्स या कोई सिंगल आपके फिलिंग द ब्लैंक्स को बढ़ा देंगे, तो बात पूरी वही निकल के आती है। कुछ भी इसमें अगर घटा बढ़ी होती है तो कोई पेपर टफ नहीं होता है। क्लोज टेस्ट नहीं देंगे तो उसके बदले में 10 नंबर का कुछ देंगे, वो भी सेम लेवल का होता है। ऐसा नहीं कि क्लोज टेस्ट नहीं देंगे तो कुछ ऐसा भारी भरकम सा दे दिया कि जो आप कर नहीं पाएंगे, वो भी आप कर पाएंगे जैसे क्लोज टेस्ट आप कर पाते हैं, सेम बात होती है, ठीक है।
तो इसकी टेंशन को मत आप पढ़ के चलिए कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर हो जाएगा अगर पैटर्न यहाँ पे गड़बड़ होता है। तो अपने आप को मेंटली आप प्रिपेयर करके रखिए कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और वहाँ पे कहाँ पे वो लोग नंबर को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आप देखेंगे तो पीओ वाला पेपर तो है नहीं है, क्योंकि पीओ वाला जो पेपर होता है वो 50 क्वेश्चंस का होता है, जबकि यहाँ पे आपके पास केवल 40 क्वेश्चंस ही बनने हैं इंग्लिश के सेक्शन से, या सारे सेक्शंस को देखा जाए तो 40 क्वेश्चंस ही बन रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2015 का भी यही आपका पैटर्न लगभग पूछा गया था कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर के थे, सेंटेंस करेक्शन 5 नंबर के 20, और पैरा जंबल 5 नंबर का 25, 10 नंबर के क्लोज टेस्ट और 5 नंबर का डबल फिलर। तो यही आपका पैटर्न इस बार रहने के भी चांसेस हैं। मुझे तो लगता है 90% यही रहेगा। अब कुछ आपको सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे कुछ आगे पीछे कर दें तो आप आसानी से हैंडल उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस करेक्शन को बढ़ा के 5 से 10 नंबर का कर दें और डबल फिलर्स को शामिल ही ना करें, तो आप ये मत सोचिए ये पेपर टफ हुआ है, ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है वो लगभग आपका मॉडरेट रहता है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी नॉलेज है तो मॉडरेट रहेगा, या फिर अगर आप ये अच्छे से तैयार नहीं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसी चीज़ें, क्योंकि बहुत बड़ा सा पैराग्राफ आएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। बड़ा सा पैराग्राफ आता है, पढ़ने में भी काफ़ी समय जाता है और 15 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, हालांकि काफ़ी स्कोरिंग है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? अगर क्लोज टेस्ट आता है तो मैं तो हमेशा सबसे पहले क्लोज टेस्ट ही करता था। 10 नंबर ये सॉलिड आपके मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत आसान होता है करना, 10 नंबर सॉलिड आपके मिलते हैं। उसके बाद मैं पैरा जंबल जाता था, 5 नंबर ये भी आसानी से अरेंज हो जाएंगे। आपने अगर पैरा जंबल की वीडियो नहीं देखी मेरी तो आप जाके देख लीजिए, कम से कम आपको हिंट मिल जाएगा कैसे आपको करना है, और मेरे ख्याल से हेल्प भी मिलेगी एग्ज़ाम टाइम में। फिर उसके बाद मैं 5 नंबर का जो ये सेंटेंस करेक्शन होता था, या तो इसको करता था या तो डबल फिलर्स करता था। डबल फिलर्स भी करना बहुत आसान पड़ जाता है तब, क्योंकि इसमें आपको दो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स रहते हैं। तो आपको केवल एक वाला भी अगर आपने सही अपने दिमाग में बैठा लिया है कि यहाँ पे तो भाई यही बात होनी है, यही सेंटेंस भरा जाना है, तो आपको दूसरे वाले की टेंशन नहीं लेनी होती। आपको जो सेंटेंस पता है कि यहाँ पे ये भरा जाना है तो वो जहाँ पे होगा बस वही ऑप्शन आपको टिक करना होता है। हालांकि मैंने कराए नहीं है डबल फिलर्स, कोशिश कर रहा हूँ कि आगे आने वाले कुछ दिनों में इंग्लिश का भी एक आपके सामने सीरीज लेके आऊँ जहाँ पे बहुत सारे आपके इंग्लिश के क्लोज टेस्ट डबल फिलर्स ये सारे आपको करा दूँ, ओके। प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। इसी की तरह यहाँ पे मैंने तो इंग्लिश लैंग्वेज में दिया था इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज बता रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज भी आती है, मतलब सिमिलर ही रहता है आपका। हिंदी लैंग्वेज लीजिए या इंग्लिश लैंग्वेज लीजिए। तो मैंने इंग्लिश लिया था तो हिंदी का उतना ज़्यादा आइडिया मुझे भी नहीं है, तो मैं आपको देना भी नहीं चाहता हूँ, गलत बातें बताऊँ आपको जो नहीं पता है वो भी, तो वो गलत होगा। तो हिंदी लैंग्वेज का पेपर भी आता है इंग्लिश के तरह ही, तो उसको भी आप देख के रखिएगा कि कैसे आपका होता है। मेरे ख्याल से तो इजी होता है। हालांकि हिंदी अगर आपने शुरुआत से ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ी तो ये टफ भी हो सकता है आपके लिए। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि जिन्होंने हिंदी के नाम पे कि हिंदी लैंग्वेज आसान होगा, हिंदी सेलेक्ट कर लिया था और बाद में जाके बहुत रो रहे थे क्योंकि वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ पूछी गई थी। सामान्य चीज़ें तो ऐसे पूछी नहीं जाएंगी, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ रखी है हिंदी की भी। तो ये आपका जो है लैंग्वेज वाला सेक्शन है, चाहे इंग्लिश में करिए चाहे हिंदी में करिए आप, तो इस तरह का आपका पैटर्न बनेगा। मेरे ख्याल से हिंदी का पैटर्न ऐसे ही बनता होगा कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता होगा, क्लोज टेस्ट क्या फिलिंग वहाँ पे आता होगा, रिक्त स्थान भरो, ऐसा करके कुछ होता होगा। मैंने देखा नहीं पेपर, ऐसे ही बता रहा हूँ, जनरल आइडिया है। जैसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहता होगा वैसे ही हिंदी रहता होगा, बस थोड़ा सा इधर उधर डिफरेंस रहता होगा। तो ये आपका लैंग्वेज का हो गया, इसको आप ध्यान से देखिएगा। आसान भी होता है और अगर आपने तैयार नहीं किया तो बहुत कठिन भी होता है। फिर बात करते हैं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या है कि यहाँ पे सिलोजिज्म आपका पूछा जाएगा, इसकी टेंशन आप लेके मत चलिए। हालांकि सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे कई बार जैसे क्लर्क में भी देखिए सिलोजिज्म पूछा ही नहीं गया, और रीजनिंग आप देखेंगे जब IBPS PO मेंस का एग्जाम तो वहाँ पे जो सिलोजिज्म पूछा गया उसका पैटर्न बदल दिया गया। हालांकि पैटर्न बदलने से क्वेश्चन टफ नहीं हुआ था, बल्कि मैंने आपको करके दिखाया, आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डालिएगा सिलोजिज्म का जो न्यू पैटर्न है, मेरी वीडियो देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन काफ़ी आसान मिल जाते हैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो थोड़ा सा आप सरप्राइज होकर के प्रेशर में पहुंच सकते हैं कि अच्छा ऐसे कैसे पूछ लिया गया, अब क्या करेंगे हम। तो थोड़ा सा भी आप चिंता मत करिएगा, चाहे आपको स्टेटमेंट देके कंक्लूजन पूछे चाहे कंक्लूजन देके स्टेटमेंट पूछे, दोनों तरह की वीडियो बना रखी है मैंने, दोनों ही जाके आप देख सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से रहता है,
सिटिंग अरेंजमेंट ये 5 नंबर का आपका होता है। देखिए 5 नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट ये आपका आएगा सर्कुलर, या आ सकता है स्क्वायर, आ सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट आना ही आना है आपका, ठीक है। और ये आपका हार्ड लेवल का भी हो सकता है या मॉडरेट भी हो सकता है, पैरामीटर्स के साथ होगा। एकदम इजी वाला आपको सिटिंग अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। ना तो ऐसे मिलेगा कि सर्कल मिल जाएगा, सारे इनवर्ड फेसिंग या आउटवर्ड फेसिंग है सारे के सारे, वैसा वाला नहीं मिलेगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आरआरबी वाले यहाँ पे मेंटेन करेंगे आपके लिए, ठीक है। इनइक्वलिटी भी आपकी 5 नंबर की आएगी, और चाहे जैसी भी आए, कोडेड भी आ सकती है या फिर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, फिर स्टेटमेंट में ब्रेक करके भी पूछी जा सकती है। कैसे भी आएगी, बहुत आसान होती है, आप आसानी से 5 नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर बात करें पजल की, तो ये 10 नंबर के पिछली बार भी पूछे गए थे, और मुझे उम्मीद है कि पजल आपके 10 नंबर के इस बार भी पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर के पजल आप तैयार करके रखिए। आसान होते हैं, थोड़े से लंबे हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन आसान होते हैं इनको करना, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर कर पाएँ तो आप पहले सिलॉजिज्म कर लीजिएगा, उसके बाद इनइक्वलिटी करिएगा, और उसके बाद आप पजल को आप करना स्टार्ट करिए। देखेंगे आप, अगर आपकी प्रैक्टिस बनी हुई है तो आप 2 पजल अगर आते हैं तो दोनों आप आसानी से कर लेंगे। ओके, लॉजिकल रीजनिंग से यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन पक्का ही पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या, जैसे आपसे पूछा जाता है स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, एजम्पशन, ये वाले जो आपके सेक्शन होते हैं, यहाँ से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन तो लगभग फिक्स हैं, पूछे जाएंगे। तो इनको भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने इसके ऊपर कुछ 2-3 वीडियो बना के रखे हैं, आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के प्लेलिस्ट में। ओके, तो बहुत आसान आता है, एकदम कॉमन सेंस आप अपना ऑन रखिए और आसानी से आप इसको कर पाएंगे। फिर बाकी बात करें तो ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग एंड अदर से आपके 10 क्वेश्चन ये मिला के पूछे जाते हैं, तो ये भी आसान ही होता है। कोडिंग डिकोडिंग से 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए तो आसान है। ब्लड रिलेशन, रैंकिंग वगैरह को मिला करके 5 नंबर क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ से भी आप ये 10 नंबर के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो देखेंगे अगर आप, तो रीजनिंग आपका काफ़ी स्कोरिंग रह सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। मतलब यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो अगर आप अच्छे से इसको करते हैं तो मेरे ख्याल से 30 के ऊपर क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ध्यान रखिए मेरिट हाई जा रही है, तो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर करके चलिएगा आगे वाले से, ठीक है। मतलब आपके जो बगल एग्ज़ाम देने बैठा है स्टूडेंट, उससे आगे रहिए हमेशा। अगर आपका जो साथी है वो 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आप 25 नंबर का करिए, क्योंकि यहाँ पे मेरिट काफ़ी हाई जा रही है, ठीक है। जलने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी से जेलस होइए, बल्कि अपने आप को कॉम्पिटिटर की तरह लीजिए कि कोई आपसे आगे जा रहा है तो आप उससे आगे कैसे जा सकते हैं, बल्कि उसको पीछे करने की मत सोचिए, उससे आगे आप कैसे जा सकते हैं ये सोचिए। हमेशा पॉजिटिव आप थिंकिंग रखें, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम में या ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। नेगेटिव विचार रखेंगे तो हमेशा आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी, असफलता ही हाथ लगेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो IBPS में अगर देखा जाए एग्ज़ाम में, तो क्या आपके चेंजेस ला सकते हैं कि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल में से एक आपका पज़ल कम कर सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट को एक और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सर्कुलर दे दिया तो एक लीनियर दे दिया, तो ये काम कर सकते हैं। या फिर यहाँ से कोई एक सेक्शन को कट कर देंगे, जैसे सिलॉजिज्म कट कर रहे हैं, किसी में इनइक्वलिटी हटा दिया मान लीजिए, तो वो 5 नंबर आपके यहाँ पे जाके जुड़ जाने हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। आपके क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। अगर आपने PO का पेपर दिया तब तो आपके लिए बहुत आसान होगा, मतलब PO का मेंस दिया है तो बहुत आसान होगा इसको करना। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके रखिएगा कि आप एक तो एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेटली क्वेश्चन को करिएगा, बिल्कुल भी डाउट में रह करके मत करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिएगा। तो ये रीजनिंग आपका सेक्शन है। फिर बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो काफ़ी सीधा सरल सा पैटर्न होता है कि 5 नंबर के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर की सीरीज होगी। दोनों के दोनों इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बहुत आसानी से इनको आप कर सकते हैं और बहुत कम समय में। ये 10 नंबर आप कम से कम 5 या 6 मिनट में आसानी से निकाल सकते हैं। फिर 15 नंबर के 3 सेट आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के आने ही आने हैं, कम से कम ये तो आएंगे। मैंने पेपर दिया था तो मेरे ख्याल से मेरे पेपर में 4 यहाँ पे DI के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन तब पेपर भी 50 क्वेश्चन का होता था। तब 4 DI थे, जिसमें से मैंने 3 DI पूरे के पूरे किए थे, 1 DI मैंने छोड़ दिया था। 1 DI छोड़ क्यों दिया था, क्योंकि वो काफ़ी टफ लग रहा था उस समय मुझे कि अगर मैं इसको करने जाऊंगा तो मेरे और क्वेश्चंस छूट जाएंगे, तो वो DI मैंने पूरा का पूरा छोड़ा था। तो 3 DI किए थे। तो DI में जो भी आपको लगे लेंदी लग रहा है, कैलकुलेटिव ज़्यादा है, तो उसको आप लीव करके चलिए। आखिरी में समय बचे तो एक आध क्वेश्चन उसमें से भी मार दीजिए। ओके। फिर 15 नंबर के आपके मिसलेनियस से क्वेश्चंस आते हैं। मिसलेनियस का मतलब क्या, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस,
मिक्सचर, एलिगेशन, ये सारे कुछ टॉपिक आपके आते हैं जो मैंने पहले ही कवर करके रखे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशंस तो लिखा नहीं है। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशंस आ सकते हैं तब कंडीशन क्या है कि आपके यहाँ से मिसलेनियस से वो 5 नंबर के आपके क्वेश्चंस काटेंगे, इसको 10 नंबर का देंगे, तब आपका सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे ऐड होगा, वो भी कितने का, 5 नंबर का। ठीक है, बाकी का ऊपर मेरे ख्याल से डिस्टर्ब वो नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपका अगर ये आपका 15 नंबर की बजाय 10 नंबर का देंगे तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये ऐड हो सकता है। हालांकि पिछले साल आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था, तो इस साल अगर उम्मीद करके बैठे हैं आप तो अच्छी बात है, 5 नंबर के आ जाएंगे तो फ्री के 5 नंबर ये भी आपको मिल सकते हैं। फ्री का मतलब आसान होगा, जितना टाइम आपको इनमें से करने में लगेगा उससे काफ़ी कम टाइम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन करने में आपको लगेगा। तो देख के रखिएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका काफ़ी स्कोरिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल की बात करें तो IBPS PO मेंस के लेवल का नहीं होगा, ये RRB का मेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे लेवल उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलता है, तो स्कोरिंग होता है काफ़ी। ये ध्यान रखिए कि जिन्होंने IBPS PO मेंस क्लियर होगा उसमें 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने RRB के PO के मेंस के लिए भी क्वालिफाई किया होगा। और ये स्केल 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जिन्होंने PO का पेपर क्लियर किया हुआ है वो यहाँ पे RRB का पेपर भी क्लियर करके ही बैठे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है RRB के एग्ज़ाम में। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वो भी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एक्यूरेसी उनकी अच्छी होगी, तो आपको भी ऐसा ही करना होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपके 3 सेक्शंस हैं। बाकी के दोनों सेक्शंस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने पहले ही बताया है कि 4 महीने पुराना जो आपका करंट अफेयर है वो आप पढ़ के जाइए। ठीक है, मतलब सेफ जोन में आप रहिए। 4 महीने से पीछे का तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, 4 महीने को इंक्लूड कर लीजिए। और बाकी के जो आपके अभी करंट के हैं या पिछले 1 महीने की बातें, उनको तो एकदम 100% दिमाग में रख के जाइए एकदम, वहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन 4 महीने का आपका करंट अफेयर हो जाता है, स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है, और आपका जो कुछ बचता है वो है आपका ग्रामीण बैंक से रिलेटेड, आपको जो भी कुछ पता है, कब स्थापना हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, सब कुछ आप पढ़ के जाइए ग्रामीण बैंक के बारे में। तो वहाँ से आप देखेंगे तो ये 3 सेक्शंस आप क्लियर करेंगे तो जनरल अवेयरनेस का पेपर आपके लिए आसान होता है करना। केवल आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है और केवल ऑप्शन को देखना होता है, कहाँ पे वो ऑप्शन लिखा हुआ है वो टिक करना है और आगे बढ़ना है, बस इतना सा काम होता है। सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज में होता है कि कंप्यूटर नॉलेज में एक तो आप हिस्ट्री ज़रूर पढ़ के रखिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, कंप्यूटर की या जो भी आपसे पूछा जाता है सोचते हैं तो आसान है, आता नहीं है। ज़्यादातर लोग तो MS ऑफिस और आपके इंटरनेट में ही पीछे पड़े रहते हैं, तो जबकि आपकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ के जाएंगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और यहाँ से आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस केवल यहीं से आपके निकल के आते हैं। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, पहले जनरेशन में क्या यूज होता था, दूसरे में क्या यूज होता था, ये लैंग्वेज कब इवॉल्व हुई, उसके बाद आपके मेमोरी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, निबल का मतलब क्या होता है, इतने बाइट में कितने किलो बाइट होती है, ये सारी चीज़ें तो वो आप पढ़ के रखिए। 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से फिक्स हैं। दूसरी बात क्या है, MS ऑफिस आप पढ़ के जाइए। MS ऑफिस और हिस्ट्री, MS ऑफिस और फंडामेंटल 3 वीडियो मैंने आपको बना के दे दी हैं कंप्यूटर्स में, तो यहाँ से अगर आप 3 सेक्शंस पढ़ के जाएंगे तो आपके 40 नंबर के क्वेश्चंस के लगभग 50% चीज़ें, 50 से ज़्यादा 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप पढ़ के जाइए, आराम से आप कर लेंगे 20 से 25 क्वेश्चंस। बाकी का जो बचेगा वो आपका इंटरनेट वगैरह से आता है या घुमा फिरा के और कहीं से भी पूछा जाता है, तो वो आप पढ़ के रखिए। तो ये 3 चीज़ें बेसिक्स हैं जो आप क्लियर करके रखिए। इंटरनेट वगैरह से आता है, ज़्यादातर लोग कर लेते हैं क्योंकि इंटरनेट फ्रेंडली हम काफ़ी बन गए हैं। आपको पता होता है कि ब्राउज़र का मतलब क्या होता है, किसमें क्या यूज होता है, तो वो आप कर लेंगे, उसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। जो आप नहीं कर पाएंगे वो होगा हिस्ट्री। आपसे पूछेंगे कि वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज होता था, क्यों यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज करना क्यों बंद कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए तभी आप बता सकते हैं। नहीं पता होगा तो आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है, तो मैंने पहली बार सुना है। तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए यही बात है कि 40 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 40 के 40 क्वेश्चन सही करने होंगे कंपटीशन में अगर बने रहना है तो 200 नंबर का पेपर है। अच्छे से तैयारी करके जाइए, दिमाग को एकदम प्रिपेयर रखिए एग्ज़ाम के लिए। टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम को आपको चाय की तरह लेना होता है। चाय समझते हैं जो रोज़ सुबह हम पीते हैं,
चाय की तरह लेना होता है। बहुत ज़्यादा गर्म अगर आप पिएंगे तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा, और एकदम ठंडी पिएंगे तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम के प्रेशर को बहुत ज़्यादा अगर आप लेके चलेंगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और एकदम प्रेशर लेंगे ही नहीं, एकदम मस्ती में जा रहे हैं अगर आप यह तैयारी करें तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा, मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप पॉजिटिव प्रेशर अपने दिमाग पे बना के रखिए कि आपको सिलेक्शन भी लेना है और बहुत ज़्यादा हाइपर भी नहीं होना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और मैंने जितने भी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं उसके पीछे का रीज़न बस यही था। अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ किसी भी चीज़ की तो उसमें एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि अगर मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं तो इसमें भी आपकी एक कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन वीडियो दे रहा हूं, फिर 10 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूं, फिर 20 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूं, तो कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे रोज़ वीडियो देना है तो मुझे रोज़ काम करना होगा, एक्स्ट्रा काम करना होगा, क्योंकि जो मेरा पहले से काम चला आ रहा है, जो मेरी जॉब है वगैरह, वो तो वैसे के वैसे ही कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ना तो उसमें हम कर सकते हैं। तो ये अगर मैं एक्स्ट्रा आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए मुझे अपना ही टाइम कट करना होगा कहीं ना कहीं से। तो अब इसके लिए अगर मैं 4 बजे रोज़ सुबह उठता हूँ तो ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 4 बजे उठ रहा हूँ, नींद को अपनी थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, तो क्या है कि मैं वीडियो आसानी से बना पा रहा हूँ। वरना क्या होगा, अगर मैं एक्सक्यूज़ दूंगा तो वो कौन देखने जा रहा है कि हाँ मैं जॉब भी करता हूँ, मुझे वीडियो भी बनानी है। एक्सक्यूज़ से काम नहीं चल पाएगा। तो अपने आप को प्रिपेयर इसी तरह करिए ताकि आपको किसी के सामने बहाना बनाने की ज़रूरत ना पड़े कि ऐसा नहीं था वैसा था, वरना हो जाता। आप हो जाइए सेलेक्ट, उसके बाद आप कुछ भी बहाना करिए, जो भी बोलिए सब आपकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्रवचन ज़्यादा ही हो गया आपके लिए, लेकिन ज़रूरी भी लगता है, कभी कभी मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, लोगों को थोड़ा सा पुश की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख्याल से हेल्प करेगा आपको आगे प्रिपरेशन करने में। कभी भी हार मत मानिए। फेल हो रहे हैं एग्ज़ाम में तो पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आगे जाके आप सफल नहीं हो पाएंगे। आगे देखते रहिए कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, क्या गलतियां आपने की हैं उसको सुधारने की कोशिश करिए, एनालाइज़ करिए क्या गलतियां हुई हैं और उसको आगे के एग्ज़ाम में सुधारने की कोशिश करिए। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आई होंगी, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। प्रेशर ज़्यादा अपने दिमाग पे नहीं डालना है और एकदम से प्रेशर लेस होकर भी नहीं जाना है कि प्रेशर डालिए ही नहीं, आराम से मस्ती में जनरल अवेयरनेस ही 2 घंटे में बैठ के करिए। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ विशेष शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी बातें पहुंच सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।